नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। दिसंबर बीतने जा रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के दल अभी तक सीटों को लेकर कोई समझौता या फॉर्मूला तलाश नहीं कर पाए हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से 30 दिसंबर इसकी डेडलाइन रखी गई है, लेकिन एक भी कांग्रेस प्रदेश यूनिट ने इस संबंध में कोई शुरुआत नहीं की। यूपी जो लोकसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगा, वहां अभी बसपा को इंडिया में लेने या ना लेने पर जंग छिड़ी हुई है। सीटों की बात तो दूर है, अब खबर आ रही है कि यूपी बिहार के क्षेत्रीय दल अपनी शर्तों पर कांग्रेस को सीट देना चाहते हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी के रुख से हैरान है। आरजेडी ने अब कांग्रेस को बिहार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 4 सीटें ऑफर की हैं। उससे सीपीआई और सीपीआई-एमएल को 2 सीटें देने की पेशकश की है। बताया जाता है कि जेडीयू और आरजेडी मिलकर 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों का कहना है कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 8 सीटों की पेशकश की है। इन सीटों में वाराणसी और लखनऊ की सीटें, जहां पार्टी अपना बहुत जनाधार नहीं मानती है। लखनऊ वैसे भी लगातार भाजपा जीत रही है। सूत्रों का कहना है कि यूपी में कांग्रेस कम से कम 20 सीटों पर लड़ना चाहती है और बाकी वो क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ना चाहती है, जिसमें अब बसपा को भी एडजस्ट किया जाना है। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी का रुख कांग्रेस और बाकी गठबंधन दलों से कोई लचीला नहीं है। सूत्रों का कहना है कि ममता कांग्रेस और सहयोगी दलों को सिर्फ 2 सीट देना चाहती हैं, जबकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट दलों की नजर करीब 8 सीटों पर है। उधर असम टीएमसी ने अकेले असम के लिए इंडिया गठबंधन से 4 सीटों की मांग की है। असम टीएमसी अध्यक्ष रिपुन बोरा की नजर धुबरी, लखीमपुर, कोकराझार और करीमगंज सीटों पर है। पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अभी बातचीत फाइनल नहीं हो पाई है। सूत्रों का कहना है कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नेता आपसे तालमेल के खिलाफ हैं। सूत्रों का कहना है कि आप एक भी सीट कांग्रेस को नहीं देना चाहती है, जबकि प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी भी नहीं है, इसलिए कांग्रेस भी यहां सीटों के लिए अड़ेगी। इंडिया अलायंस की चौथी बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का दावेदार बनाने की खबरें सामने आई थी। खड़गे को पीएम फेस घोषित करने के प्रस्ताव पर गठबंधन में तकरार छिड़ी हुई है। बिहार सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बीच अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भी खफा होने की जानकारी सामने आई है। शरद पवार ने अपनी नाराजगी को इशारों में जाहिर करते हुए कहा कि 1977 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम फेस घोषित नहीं किया गया था। बुजुर्ग मराठा नेता ने कहा, चुनाव के बाद मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया, कोई चेहरा सामने नहीं रखने का कोई गलत नतीजा नहीं निकला। अगर लोग बदलाव के मूड में हैं तो वो बदलाव लाने के लिए निर्णय लेंगे। पवार के इस बयान को इंडिया में मतभेद कहकर तमाम न्यूज चैनल प्रचारित कर रहे हैं। भाजपा को भी मौका मिल गया है। इस बीच भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पवार की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा, यहां तक कि कांग्रेस भी दीदी द्वारा आगे बढ़ाए गए खड़गे जी के नाम से खुश नहीं है। एक्स पर पूनावाला ने ट्वीट में कहा, एक बार फिर विभाजन खुलकर सामने आ गया है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी समेत बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है। हमारे पास पीएम पद के लिए कई उम्मीदवार हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो। इंडिया गठबंधन के पास कई चेहरे हैं, उनमें कोई भी पीएम बन जाएगा। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वो इस गठबंधन का संयोजक नहीं बनाए जाने को लेकर ना ही निराश हैं और ना ही मायूस हैं। भले ही बसपा अध्यक्ष मायावती ने इंडिया गठबंधन और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से दूर रहने की नीति बनाए रखना पसंद किया है, लेकिन पार्टी का एक वर्ग चाहता है कि वो विपक्षी गुट के साथ जुड़ जाए। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार बसपा के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा है कि पार्टी तभी जीत सकती है जब वो जाटव दलितों के अपने पारंपरिक आधार के बाहर मतदाताओं से जुड़ेगी। उन्होंने कहा, ये तभी संभव होगा जब हम इंडिया गठबंधन से जुड़ेंगे। बसपा के जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव ने कहा, मेरी निजी राय है कि बसपा समेत सभी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। हालांकि बहन जी जो निर्णय लेगी हम उसका पालन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विभाजित विपक्ष से भाजपा को फायदा होगा क्योंकि वोट बढ़ जाएगा। एक अन्य बीएसपी सांसद ने कहा, मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए बेहतर होगा कि हम इंडिया ब्लॉक से हाथ मिला लें। अगर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है और इंडिया ब्लॉक के वोट काटती है तो बीजेपी को फायदा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ बातचीत से मसला सुलझाया नहीं तो हमारा भी वही हाल होगा जो आज गजा और फिलिस्तीनियों का हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से कहा, मैंने हर बार ये कहा है, वाजपेयी जी ने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसियों के साथ मिलकर रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने भी हाल ही में कहा था, युद्ध कोई विकल्प नहीं है, बातचीत से मसले हल करने होंगे। कहाँ है वो बातचीत?
आज इमरान खान को छोड़ दीजिए, अब नवाज शरीफ वहां के वजीर आजम बनने वाले हैं। वो चिल्ला चिल्लाकर कहते हैं कि हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो माफी के साथ कहना चाहूंगा, हमारा भी वही हाल होगा जो गजा और फिलिस्तीनों का हो रहा है, जिस पर आज इजराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान हाल के दिनों में भारत आते टैंकर और जहाज पर हुए हमलों के मामले में प्रतिक्रिया दी है। राजनाथ सिंह ने कहा, आजकल समंदर में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईश्वर से भर दिया है। अरब सागर में हाल ही में MV चेम प्लूटो पर हुए ड्रोन हमले और लाल सागर में MV साईं बाबा पर हुए हमले को भारत ने गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समंदर की निगरानी बढ़ा दी है। राजनाथ सिंह बोले, जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ। जस्टिस एस के कौल से सवाल किया गया था कि क्या ये सरकार आक्रामक है या भारी बहुमत वाली सरकार आक्रामक ही होती है। इसके जवाब में जस्टिस कौल ने कहा, इसे 1950 के दशक से देखिए, सभी फैसले थोड़े कठिन रहे होंगे और ये काम का हिस्सा है। सरकार को किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं है, लेकिन न्यायपालिका का काम जांच और संतुलन करना है। आप इंदिरा गांधी के समय या यहाँ तक कि पंडित नेहरू के समय को देखें, जब उन्होंने बहुमत वाली सरकारें स्थापित की। आप देखते हैं कि कानून में कितने बदलाव लाए गए और निश्चित रूप से वो चरित्र में समाजवादी थे। आज सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को कहां ले जाना चाहती है, इसे लेकर कई चीजें हो रही हैं। जस्टिस कौल ने कहा, कमजोर विपक्ष भी एक समस्या है। अगर विपक्ष में सांसद नहीं है तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब अदालत को राजनीतिक रूप से सरकार को संभालने के लिए नहीं रखा जा सकता। अदालत विपक्ष नहीं हो सकती। न्यायपालिका एक नियंत्रण और संतुलन है। लेकिन ये कहना कि देखो सरकार ये गलत कर रही है और अब आपको इसके बारे में कुछ करना होगा, ये गलत है। जस्टिस कौल ने कहा कि कभी कभी हम अतीत को भूल जाते हैं। जब एक मजबूत कार्यपालिका होगी तो न्यायपालिका को थोड़ा झटका लगेगा। 1990 के बाद से देश में गठबंधन सरकारें रही हैं, इसलिए न्यायपालिका अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सक्षम थी। मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ क्षेत्रों में अतिक्रमण भी करती थी, लेकिन बहुमत की सरकार आने से उम्मीद थी कि कुछ कदम वापस लेने पड़ेंगे। यानी जस्टिस कौल ये कहना चाहते हैं कि गठबंधन सरकारों के दौर में अदालतों ने ज्यादा महत्वपूर्ण फैसले लिए। इंडियन एक्सप्रेस ने साक्षात्कार में पूछा कि अदालतों ने अक्सर इस बात को कहा है कि कानून बिना बहस के जल्दबाजी में पारित कर दिया जाता है, जैसे कि कृषि कानून, आपराधिक कानून या पिछले हफ्ते मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में। अदालत में चुनौती मिलने पर न्यायपालिका को इन पहलुओं को कैसे देखना चाहिए? इसके जवाब में जस्टिस कौल ने कहा, न्यायपालिका का कार्य उनके कार्य से भिन्न है। किसी कानून पर पहले कितना सलाह मशविरा होना चाहिए, ये संसद का काम है। अब इस सरकार ने एक सिस्टम बनाया जिसमें स्पष्ट रूप से सलाह मशविरा एक अलग तरीके से होगा, सार्वजनिक डोमेन में नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे। यानी जस्टिस कौल ने कहा है कि इस सरकार में किसी भी कानून बनाने को लेकर सलाह मशविरा बंद दरवाजों के पीछे ज्यादा हो रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में पार्टी नेताओं को विवादित बयान देने से बचने की नसीहत दी थी। उनकी चेतावनियों के बावजूद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म को एक धोखा बता दिया, जिसके बाद विवाद तेज हो गया। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म एक धोखा है। मौर्य के इस बयान की आलोचना हो रही है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मौर्य ने कहा, हिंदू धर्म एक धोखा है। वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन की एक शैली है। उन्होंने कहा, यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, RSS प्रमुख मोहन भागवत, उन्होंने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं बल्कि लोगों के जीवन की एक कला है। उन्होंने कहा, देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि हिंदू धर्म धर्म नहीं है, लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं कि हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है, तो पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत कहते हैं, मोदी जी कहते हैं और गडकरी जी कहते हैं तो इनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। CPIM की नेता और राज्यसभा सांसद वृंदा करात ने कहा है कि उनकी पार्टी 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इस आयोजन में नहीं जाएगी। इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। हम धार्मिक भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान को राजनीति से जोड़कर राजनीतिक मंशा के साथ आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
हमारी समझ में ये देश के संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप नहीं है। देश की सत्ता किसी एक धर्म के रंग में नहीं होनी चाहिए। एक धार्मिक अनुष्ठान का राजनीतिकरण बिल्कुल सही नहीं है। कांग्रेस ने कहा है कि कानूनी मामलों के जानकारों का कहना है कि नए आपराधिक कानूनों के नतीजे भयानक हो सकते हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि भारत के 146 सांसदों को जानबूझकर निलंबित किया गया और बीते हफ्ते ही संसद से पारित किए गए 3 आपराधिक न्याय विधेयकों को अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। कई प्रतिष्ठित वकील और कानून के जानकार पहले ही इसे विनाशकारी परिणामों की ओर इशारा कर चुके हैं। खासकर समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए इसके भयानक अंजाम हो सकते हैं। बता दें, इस कानून के प्रभाव में आने से पुलिस कस्टडी की अवधि मौजूदा 15 दिन से बढ़कर 90 दिनों के लिए ली जा सकेगी। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खतरे में डालने वाली कृत्यों को एक नए अपराध की कैटेगरी में डाला गया है। राजस्थान की नई बीजेपी सरकार ने सोमवार देर शाम एक आदेश जारी कर पिछली कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत करीब 5000 युवा लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का काम किया जा रहा था। इसके लिए उन्हें भत्ता भी दिया जाता था। 12वीं पास युवाओं को 6 महीने से लेकर अधिकतम 2 साल तक के लिए योजना से जोड़ा जाता रहा है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे करीब 5000 युवाओं की सेवाएं समाप्त करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा ये युवा सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक हैं एवं सरकार की काफी मदद कर रहे हैं। नई सरकार को इस योजना के नाम से परेशानी थी तो राजीव गांधी सेवा केंद्रों की भांति नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर सकती थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की सभा में भाषण देते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री की जुबान फिसलने से अर्थ का अनर्थ हो गया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के बजाय वर्तमान प्रधानमंत्री को ही श्रद्धांजलि दे डाली। देखते ही देखते मुख्यमंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, वाजपेयी ने दुनिया के सामने भारत की ताकत को रखने का काम 1998 में परमाणु विस्फोट करके राजस्थान से किया था। मैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने सोमवार को इराक में ईरान समर्थित संगठनों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 3 साइटों पर हमले किए। ईरान समर्थित इन संगठनों के हमले में उत्तरी इराक में ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों पर जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद ये हमले किए गए। अमेरिका ने पूरे क्षेत्र में अपने प्रॉक्सी समूह के नेटवर्क द्वारा बढ़ती हिंसा के लिए ईरान को दोषी ठहराया है, जिसने हमास की फंडिंग और प्रशिक्षित किया है। इसमें लाल सागर में कमर्शियल और सैन्य जहाजों पर यमन के हूती के हमले भी शामिल हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास उपनगर जैनबिया में सोमवार को इजरायली हवाई हमले में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक वरिष्ठ अधिकारी जनरल रजी मूसवी की मौत हो गई। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।